स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चे लोग। हमने इसके पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था? सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। एफ नेट जीरो होने पे क्या होगा? वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो वही फाइनल वेलोसिटी देगा, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इन सब के बारे में देखा था। अब आज हम देखने वाले हैं लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो बच्चा, ये टॉपिक बहुत इजी है, बहुत आसान है, बहुत जल्दी से समझ आ जाएगा। फटाफट टॉपिक क्लियर करके हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। वो क्वेश्चंस आप न्यूटन थर्ड लॉ से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहां से हम न्यूटन का थर्ड लॉ भी निकाल के आपको दिखाएंगे। वही चीज करते हैं कि अगर मान लो मेरे पास कोई बॉल है, उस बॉल में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल है, उन सभी पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग होगी, है ना। ये पार्टिकल की वेलोसिटी इधर, इसकी इधर, इसकी इधर, सबकी वेलोसिटी अलग अलग है। लेकिन क्या हम सबकी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं? नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा पॉइंट लेते हैं जहां पे समझ जाते हैं कि इस पूरे बॉल का मास उधर कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। अब जब हम न्यूटन सेकंड लॉ की बात करते थे, F इज इक्वल टू ma, तो वहां पे हमारा मतलब होता था टोटल मास, और एक्सेलरेशन से हमारा मतलब होता था कि सेंटर ऑफ मास का जितना एक्सेलरेशन है। बिकॉज ये पॉइंट जैसे बिहेव करेगा वैसे ही ये पूरा बॉल, पूरा बड़ा सा ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा। सिमिलरली हमने क्या फॉलो किया था कि अगर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v बाय t है, सो ये कौन सी वेलोसिटी होती थी? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। ओके, चलिए, और इसके लिए इक्वेशन देख लेते हैं। सेंटर ऑफ मास ढूंढने का फॉर्मूला क्या था? r सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 एंड सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। अच्छा, अब अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूं t के टर्म्स में, dr by dt, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाता है? वेलोसिटी। यानी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ढूंढना हो तो उसके लिए इन सभी डिस्प्लेसमेंट को आप डिफरेंशिएट कर दो t के रिस्पेक्ट में। सो ये क्या हो जाएगा? m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 एंड सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। अच्छा, इसको उठा के मैं यहां पे ले आता हूं। व्हाट आई एम डूइंग, इसको उठा के इधर ले आता हूं। सो मैं ऐसा बोल सकता हूं m1 प्लस m2 प्लस m3 इनटू v सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 एंड सो ऑन। अच्छा बच्चा, ये क्या बनेगा? पार्टिकल 1 का मास, पार्टिकल 2 का मास, पार्टिकल 3 का मास, ऐसे सभी पार्टिकल के मास को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या ये ऑब्जेक्ट का टोटल मास बन जाएगा? तो इसको मैं कैपिटल M लिख सकता हूं। एंड ये क्या हो गया? V सेंटर ऑफ मास, करेक्ट, इज इक्वल टू, क्या ये भी कुछ ऐसा ही हुआ? चलो इसको तो फिलहाल ऐसे ही रखते हैं, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 एंड सो ऑन। अब बच्चा, हमने पढ़ रखा है मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो देखो, ये टोटल मास, पूरे ऑब्जेक्ट का मास, और ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। मैंने आपसे अभी भी कहा कि पूरे ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है वही सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होती है। क्या मैं इसको मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास बोल सकता हूं? क्या चीज? मोमेंटम ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल, देखो m1 v1 मास इनटू वेलोसिटी, पार्टिकल 1 का मास, पार्टिकल 1 की वेलोसिटी, तो ये क्या हो गया? पार्टिकल 1 की मोमेंटम। सिमिलरली पार्टिकल 2 की मोमेंटम, पार्टिकल 3 की मोमेंटम एंड सो ऑन। इसका मतलब ये निकल के आया कि अगर पूरे बॉडी को अगर ट्रैवल कर रहा है, अगर उसके पास कुछ मोमेंटम है, तो पूरे बॉडी की उतनी ही मोमेंटम होगी जितनी सेंटर ऑफ मास की होगी। आई रिपीट, पूरे बॉडी में जितने भी पार्टिकल आ रहे हैं उन सबका वेक्टर एडिशन, देखो बच्चा, इधर इधर ये वेक्टर एडिशन हो रहा है। सिमिलरली
यहां पे भी सभी पार्टिकल के मोमेंट का अगर मैं वेक्टर एडिशन कर दूं तो मुझे पूरे सिस्टम का, पूरे ऑब्जेक्ट का, जो भी हमारा सिस्टम होगा ऑब्वियसली हमारे पूरे सिस्टम का सेंटर मोमेंटम मिल जाएगा। और पूरे सिस्टम का मतलब क्या, सेंटर ऑफ मास का। अच्छा, अगर न्यूटन्स थर्ड लॉ से देखा जाए, न्यूटन्स थर्ड लॉ, नहीं न्यूटन्स लॉ, थर्ड लॉ नहीं, सिंपल न्यूटन्स लॉ ले लेते हैं। ओके, हमने क्या देखा था न्यूटन सेकंड लॉ में कि F इज इक्वल टू डेल्टा P बाय T। बोलो सही है, करेक्ट। अच्छा, अब यहां पे क्या होता था, F नेट, नेट फोर्स जो है वो चेंजिंग मोमेंटम अपॉन टाइम होता था। अगर F नेट जीरो आ जाए तो, अगर मैं F नेट को जीरो ले लूं तो क्या मेरा चेंजिंग मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा, यस और नो? अब अच्छा, तो चेंज इन मोमेंटम जीरो का मतलब क्या होता है, इनिशियल मोमेंट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। यही चीज हमने देखी थी न्यूटन्स लॉ में भी, और यही चीज यहां से भी निकल के आएगी। देखो, अगर नेट फोर्स जीरो हो गया, आई रिपीट, अगर नेट फोर्स जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन जो है कौन सी, सेंटर ऑफ मास की, वो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब जो वेलोसिटी है, ये हमने पहले भी देखा हुआ है, लास्ट लेक्चर में यही देखा था हमने कि वेलोसिटी जो है सेंटर ऑफ मास की वो कांस्टेंट हो जाएगी, वो जीरो नहीं होगी। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो नहीं होती है, वो कांस्टेंट हो जाएगी। कब, जब एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, जब नेट फोर्स जीरो होगा। अरे वही तो यहां से निकल के आ रहा है। देखो अभी आगे और देखते हैं, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो क्या वेलोसिटी चेंज होगी, नहीं होगी। इसका मतलब कि जो पहले मोमेंटम थी वही तो बाद की मोमेंटम रहेगी। इन शॉर्ट कि आप न्यूटन्स के इस लॉ को डायरेक्टली मोमेंटम से रिलेट, डायरेक्टली सेंटर ऑफ मास से रिलेट कर सकते हो। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यानी कि इस समय मोमेंटम कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या ये P1 P2 P3 सब कांस्टेंट रहेंगे? ये देखो, पूरे सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम कांस्टेंट है, पूरे सेंटर ऑफ मास का, और सेंटर ऑफ मास मतलब ऑब्जेक्ट, पूरे ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कांस्टेंट है। लेकिन क्या उसके सभी पार्टिकल का मोमेंटम भी कांस्टेंट होगा? नहीं। पता है हमने एक चीज देखी थी कि अगर F नेट जीरो है, इसका ये मतलब नहीं कि सभी फोर्सेस जीरो हो। एक्सेलरेशन जीरो है, इसका ये मतलब नहीं कि सभी पार्टिकल की एक्सेलरेशन जीरो। सिमिलरली अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो उसका ये मतलब नहीं है कि सभी मोमेंटम कांस्टेंट है। अंदर के पार्टिकल के मोमेंटम चेंज हो रहे हैं, आई रिपीट, अंदर के पार्टिकल के मोमेंटम चेंज हो रहे हैं, लेकिन वो मोमेंटम ऐसा है कि किसी का मोमेंटम बढ़ रहा है तो किसी का मोमेंटम घट रहा है। ये पार्टिकल आया, इससे टकराया, अपना मोमेंटम इसको दे दिया और खुद इसने मोमेंटम लॉस कर दिया। ये आगे गया, किसी और से टकराया, अपना मोमेंटम दे दिया और खुद का मोमेंटम इसने लॉस कर दिया। इसका मतलब हर पार्टिकल का मोमेंट या तो इंक्रीज हो रहा है या तो डिक्रीज हो रहा है, और ओवरऑल ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट का कांस्टेंट है। अच्छा, अगर यहां पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई तो, इनिशियल जीरो, फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, तो क्या फाइनल भी जीरो होगा? सोच के बताना। यस। अगर सेंटर ऑफ मास का इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो क्या सेंटर ऑफ मास की फाइनल वेलोसिटी भी जीरो होगी? अरे ऑब्वियसली यस ना, एक्सेलरेशन तो है ही नहीं। एक्सेलरेशन ही तो वो है जो वेलोसिटी को चेंज करता है। क्या फॉर्मूला होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब अगर वेलोसिटी में बदलाव ही नहीं है तो एक्सेलरेशन तो जीरो रहेगा। एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो फाइनल भी जीरो हो जाएगी। बच्चा, अगर वेलोसिटी जीरो है तो क्या मोमेंटम भी जीरो होगा? ऑब्वियसली m into v, अगर v जीरो है तो मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा ना। इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम जीरो का जीरो ही रहेगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो वही तो यहां से निकल के आता है। अगर मैं u को जीरो ले लूं, देखो ये क्या आता है, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा mu, फाइनल मोमेंटम क्या होगा mv, mm कट, u इज इक्वल टू v, वही निकल के आया। वेलोसिटी कांस्टेंट, अरे वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी सेम रहेगी। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, सेम रहना। तो देखो ना, सेम आ गया ना,
मैंने आपको पहले ही कहा था न्यूटन लॉ और सेंटर ऑफ मास एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। समझ आया? देखो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से बच्चे लोग इसको याद रखना है। एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब सेम रहना। अगर पहले वेलोसिटी जीरो है तो बाद में भी जीरो रहेगी, यानी कि पहले वाली मोमेंटम एंड बाद वाली मोमेंटम दोनों कैसी हो जाएगी? जीरो। यानी कि अंदर के पार्टिकल खेल कूद कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से कर रहे हैं कि ओवरऑल ऑब्जेक्ट में कोई फोर्स नहीं लग रहा। इंटरनल फोर्सेस है, मैंने उसको मारा, उसने मुझको भी मारा, दोनों एक दूसरे को मार रहे, लेकिन वो एक दूसरे को खत्म कर देंगे। समझ आया? ओके। अब चलो पहले दो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है हमारे पास, उसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकल के जा रहा है। एक न्यूक्लियस है जिसमें से अल्फा पार्टिकल निकल गया। अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या होता है? दो प्रोटॉन का निकलना। किसका? दो प्रोटॉन का निकल जाना। अब अगर ये दो प्रोटॉन निकल रहा है, कहा जा रहा है कि इसकी वेलोसिटी v है, तो क्या ये इसको पीछे की तरफ धक्का मारेगा? है क्या नहीं? अगर किसी न्यूक्लियस में से कोई पार्टिकल निकल के जा रहा है, जब वो यूं जाएगा तो ये इसको देगा, धक्का मारेगा। इसका मतलब न्यूक्लियस जो है वो किसी वेलोसिटी के साथ पीछे जाएगा। कितनी पता नहीं, हम उसको ले लेते हैं, चलिए अभी के लिए vn। क्या ले लिया उसको? vn। हमें कहा जा रहा है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लियस, मतलब अब जो न्यूक्लियस बच गया उसकी कितनी वेलोसिटी है। इन शॉर्ट ये vn फाइंड करना है। कैसे करेंगे? देखो यहां पे आपको सेंटर ऑफ मास बोलो कि ऑब्जेक्ट बोलो, बात तो एक ही है, बट फिलहाल सेंटर ऑफ मास जैसी कोई चीज दी हुई नहीं है, तो हम क्या डायरेक्टली इसको न्यूटन सेकंड लॉ से यूज कर लेंगे। पूरे सिस्टम पे, इस पूरे सिस्टम पे F net जीरो है। एंड वन मोर थिंग, आपको कहा जा रहा है पार्टिकल रेडिएट्स फ्रॉम स्टेशनरी रेडियो एक्टिव मटेरियल, यानी इसकी वेलोसिटी स्टार्टिंग में कितनी है? जीरो है। इनिशियली इसकी वेलोसिटी जीरो। अच्छा यहाँ पे बोला जा रहा है नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स चेंजिंग मोमेंटम भी जीरो। सेंटर ऑफ मास यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली न्यूटन लॉ लगा दो। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं Pi इज इक्वल टू Pf? बोलो सही है। Pi इनिशियली ये न्यूक्लियस था, इनिशियली न्यूक्लियस अकेला था, पार्टिकल नहीं था। एक चीज और मैं बताना भूल गया, इसका मास कैपिटल M दिया है और इसका मास स्मॉल m दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इनिशियली अकेला न्यूक्लियस था, उसकी कोई वेलोसिटी नहीं थी, सो मोमेंटम जीरो। फाइनली क्या होगा? फाइनली देखो अब यहाँ पे दो पार्टिकल है, सो मोमेंटम m, इसकी वेलोसिटी हमने ली है m, इसका प्लस मोमेंटम स्मॉल m और इसकी वेलोसिटी कैपिटल v। मुझे फाइंड क्या करना है? ये फाइंड करना है। तो चले काम करते हैं, इसको यहां ले आते हैं। माइनस mv इज इक्वल टू कैपिटल M vn, vn इज इक्वल टू माइनस mv बाय m। बोलो सही है। अब एक चीज समझ नहीं आई, इनिशियल मोमेंटम जीरो थी, क्या फाइनल भी जीरो होगी? मोमेंटम रिमेन सेम, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। इनिशियल जीरो थी ना, तो फाइनल भी जीरो होगी। क्या यहां से लग रहा है फाइनल जीरो? ऑब्वियसली देखो ना, ये वेलोसिटी इधर है, ये वेलोसिटी इधर है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो जितनी वेलोसिटी से ये भागेगा उतनी ही वेलोसिटी से ये भी भागने लगेगा पीछे की तरफ। सो ओवरऑल मोमेंटम जीरो। भाई हम तो सिस्टम की मोमेंटम की बात कर रहे हैं ना, पूरे सिस्टम की मोमेंटम कांस्टेंट रहेगी। इंटरनल फोर्स है, इंटरनल मोमेंटम है, लेकिन पूरे सिस्टम की मोमेंटम, पूरा सेंटर ऑफ मास कब आता है? जब सिस्टम आता है। अगर एक अकेला पार्टिकल है तो क्या सेंटर ऑफ मास पिक्चर में आएगा? नहीं। सेंटर ऑफ मास तभी पिक्चर में आता है जब मोर देन वन पार्टिकल हो। स्टार्टिंग से वही तो देखते आ रहे, दो पार्टिकल इसका सेंटर ऑफ मास, 10 पार्टिकल इसका सेंटर ऑफ मास। एक से ज्यादा पार्टिकल होंगे तभी। सो दिस इज माय वन पार्टिकल, दिस इज सेकंड पार्टिकल, इसका सेंटर ऑफ मास, अब उसका भी मोमेंटम यही रहेगा। लेकिन क्या हमने कहीं पे सेंटर ऑफ मास यूज किया? जरूरी नहीं है कि अगर हम सेंटर ऑफ मास टॉपिक पढ़ रहे तो उसी का क्वेश्चन हो। ठीक है, ये भी ऐसे कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन ऐसा ही कहा जा रहा है। एक बुलेट निकल के जा रही है v वेलोसिटी के साथ, सो फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी। आई थिंक ऐसा ही क्वेश्चन हमने चैप्टर 3 में भी किया था, नहीं 4 में किया था, न्यूटन्स लॉ में, नहीं सॉरी 5।
चैप्टर 5 में किया था, न्यूटन्स लॉ है ना। कर सकते हैं इसका मास दे रखा है कैपिटल एम, इसका मास दे रखा है स्मॉल एम, शूट किया, शूट करने के बाद बुलेट निकली v वेलोसिटी के साथ, उसके सिवाय इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, मतलब नेट फोर्स 0, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम 0 होगी, क्यों? शूट करने से पहले बुलेट भी उधर है और एक गन भी उधर है। फाइनली क्या हो जाएगा? मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट, इसको इधर ले आओ, सो माइनस मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन। बोलो सही है। हमें क्या फाइंड करना है? रिकॉइल वेलोसिटी। तो मैं इसको चलो अभी के लिए vc नाम दे देता हूं, रिकॉइल वेलोसिटी vc। सो माइनस mv इज इक्वल टू, अच्छा क्या मैं उसको माइनस लेना सही रहेगा? बुलेट की वेलोसिटी को माइनस लेना सही होगा? क्या हो गया? ले लो ना, क्या फर्क पड़ेगा? माइनस m, अच्छा देखो गन की वेलोसिटी इधर है तो मैं इसको माइनस vc बोल देता हूं डायरेक्शन के लिए, और ये माइनस क्यों आया? बिकॉज़ इसको उठा के यहां लाया इसीलिए, और इसकी वेलोसिटी तो प्लस है ना, सो ये v का v ही रखा, और इसका मास है कैपिटल M, सो माइनस माइनस कट, vc इज इक्वल टू mv बाय कैपिटल M। यह आ गया वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल। क्लियर? बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये।